नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नवीन चौधरी संस्कृत समृद्धि ऐप में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको सबको पता है कि अपन ने एक रीट की लेवल साइंस के 2 के लेवल की एक टेस्ट सीरीज अनाउंस कर रखी है, जो चला रहे हैं। किरण मैम इसमें पूरा योगदान कर रही है और हम सब मिलकर इस टेस्ट के थ्रू आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकाल के लेके आ रहे हैं जिससे न केवल आपको ये पता चले कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, बल्कि ये भी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यार ना मेरा कौन सा टॉपिक वीक है या मुझे कौन सा टॉपिक और पढ़ना चाहिए। तो जहां तक हो सके हम आप लोगों के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो टेस्ट के अंदर पूछे गए थे। दोनों तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि उसको एक तो कैसे अपन को फॉलोअप देना है और कैसे उसको समझना है। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आएगा वो ये होगा, देखिए, पादपों में रोग हेतु सबसे ज्यादा उत्तरदायी रोग कारक है। मतलब बात अपन को ये करनी है इसके अंदर कि पादपों में सबसे ज्यादा जो रोग होते हैं वो कौन से रोग कारक के द्वारा होते हैं, इनमें से। अब आइडेंटिफाई करना है। रोग कारक की जगह यहां पर नाम सूक्ष्म जीव भी लिख सकता है, समझ में आ रही है ना बात, जिसको माइक्रोब्स बोलते हैं इसके अंदर। तो यहां पर देखो बेटा, नाम आया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जिसको हिंदी में कहा जाता है जीवाणु। क्या कहा जाता है? जीवाणु कहा जाता है। वायरस मतलब इसको हिंदी में विषाणु कहा जाता है। फंगस को हिंदी में कवक या फफूंद कहते हैं। वर्म का मतलब होता है कीड़े, जो कीड़े के जैसे होते हैं। तो इनमें से अपन को बताना है। तो याद रखिएगा कि पादपों में सबसे ज्यादा बीमारियां किससे संबंधित होती हैं? तो बैक्टीरिया में और वायरस में। देखो, कभी भी सीधा इलाज बता रहा हूं इसका याद रखने का, कभी भी बिना वाहक के फैलता नहीं है। इनको माध्यम की जरूरत पड़ती है एक पादप से दूसरे पादप के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा फैलने वाला जिसमें कोई माध्यम भी नहीं चाहिए वो होगा फंगस। अगर पत्ती से पत्ती सटी हुई दिखी होगी तो उनके बीच में देखा होगा सफेद सा एक जाल बन जाता है, पत्ती थोड़ी सी मुड़ जाती है, फफूंद रोग बोलते हैं इसको, पत्तियों का फफूंद रोग, वो यही है भाई। तो पादपों में सबसे ज्यादा जो रोग होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? फंगस के द्वारा होते हैं, जिनके कारण उनकी पत्तियां प्रभावित होती हैं। और ये रोग सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? ये पत्ती को प्रभावित करता है, लीफ को प्रभावित करता है। अगर मैं बैक्टीरिया और वायरस की बात करूं तो आप इसके अंदर जड़ भी बोल सकते हो, लेकिन यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर यह फंगस आंसर होगा। समझ में आ रही है ना? तो किसी भी पादप के अंदर उत्पादकता में कमी, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण कम कर पा रहा है, उत्तरदायी कौन है? कवक। क्यों? क्योंकि वो पत्तियों के अंदर विकृति ला देता है। एक स्पष्ट जो उसका आकार होता है वो आकार बिगड़ जाता है। बेटा, ऐसा जो एक पत्ती का अच्छा सा जो आकार होता है वो पत्ती ऐसे है ना जी, मुड़ी हुई सी हो जाती है या ऐसे ऐसी सी हो जाती है। समझ में आई ना बात? तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोगों। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि आंसर आपको समझाना है। ये आंसर होता है तो क्यों होता है और इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से समझिएगा। पेनिसिलियम में सर्वाधिक पाया जाने वाला जनन है। अब सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलियम क्या होता है। ये एक प्रकार का मोल्ड होता है। मोल्ड का मतलब एक प्रकार का ये कवक रूप दर्शाता है। कवक का रूप है मोल्ड, जिससे पहली एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी, पेनिसिलिन। कौन सी बनाई गई थी? पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर ने बनाई थी, जिसका उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा हुआ था, जो जीवाणुओं पर नियंत्रण करने में, जीवाणु मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में काम आती है। समझ रहे हो ना बेटा जी? तो इसके अंदर कौन सा जनन पाया जाता है? तो मैंने लास्ट जो टॉपिक था उसके अंदर क्वेश्चन डाला था, तो वहां पर देखो लास्ट टेस्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर विखंडन आंसर सोचा था कई बच्चों ने, क्योंकि मैंने उसके अंदर विखंडन रूप नाम लिखा था, द्विविखंडन नहीं लिखा था बेटा। द्विविखंडन लिखता तो ज्यादा सही आंसर होता। इसका मतलब अब आंसर वहां पर मैंने विखंडन नहीं किया था, खंडन किया था। रीजन क्या था? वो यही रीजन था कि अनाजी खंडन प्रकार का विखंडन पाया जाता है। समझ में आ रही है ना? अगर प्रोटोजोआ होता तो उनके अंदर द्विविखंडन होता बेटा जी आंसर। तो यहां पर आंसर कवकों में, पिछले में मैंने जीवाणु के बारे में डाला था, इस बार मैंने कवक के लिए डाल दिया। सीधा कवक नहीं लिखकर उसकी जगह मैंने पेनिसिलियम लिख दिया।
तो पेनिसिलियम के अंदर देखो कायिक जनन नहीं पाया जाता क्योंकि ये मोस्टली लोअर, देखो लोअर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर बोल देंगे, या फिर है ना लोअर यूकेरियोट्स बोल देंगे, या फिर अपन प्लांट्स बोल देंगे, ठीक है, उन्हीं के अंदर ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो विखंडन तो या तो होगा प्रोटोजोआओं में ज्यादा होगा, या फिर है ना जी जीवाणुओं में होगा। कायिक जनन मोस्टली जो होता है वो पादपों में होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि है ना जी निम्नतम जो जंतु होते हैं, लोअर जो यूकैरियोटिक जंतु कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनके अंदर। तो सभी हो नहीं सकता। आंसर क्या बेटा बच्चा, बीजाणु। बीजाणु का मतलब है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर दाने बना लेते हैं। मतलब एक देखो बीजाणु धानी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे दाने से भरे होते हैं और इन दानों को कहा जाता है बीजाणु के, या बीजाणु भी बोल सकते हो। बस थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को बीजाणु की जगह बीजाणु कर दिया, वही बीजाणु है, वही बीजाणुक है। बीजाणु का मतलब एक कण की बात करी है, इसलिए इसको बीजाणु के नाम दे दिया। बात समझ में आ गई ना। बस इसी तरीके से आपको लॉजिक्स बनाने हैं, क्योंकि रीट के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना उसका सीधा सेंट आंसर आएगा। बस वो आंसर कौन सा होना है वो आपको याद रखना है बेटा जी, उसके बाद में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जैसे अपन बात करते हैं इसी के अंदर, देखो वाष्पोत्सर्जन को मतलब होता है ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक नहीं है। अब बाह्य कारक क्या होते हैं, देखो मैं इसके बारे में बताता हूं। बाह्य कारक का मतलब होता है जो किस में आते हैं बेटा जी, जिन्हें अपन देख सकते हैं, जिनको अपन पहचान सकते हैं। एक बेसिक चीज बताइए मैथ के बच्चे के हिसाब से, या अपन कह सकते हैं जिनको अपन है ना जी पादप से टच हो रहा हो, पादप को महसूस हो रहा हो, पादप उसको पहचान पा रहा हो। जैसे प्रकाश बाह्य है, बाहर से मिलता है पौधे को, मृदा का जल बाहर से मिलता है भाई, तापमान बाहर से मिलता है, लेकिन रंध्र क्या है बेटा जी, उसके अंदरूनी संरचना है। पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला भाग है रंध्र, तो आंसर क्या होगा इसका, रंध्र होगा। बोलो समझ में नहीं आई क्या बात। रंध्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा जी, स्टोमेटा बोला जाता है, जिसके अंदर दो गार्ड सेल्स होती हैं, है ना, ठीक है। बस जिसके अंदर है ना जी बहुत सारे हरित प्लवक होते हैं, वो जो आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर एक और नया शानदार सा क्वेश्चन आ गया। कोई बहस नहीं करूंगा ना कुछ फालतू की आपसे डिस्कशन करूंगा, सीधा सा समझना है कि एग्जाम में हमें सीधा तरीका अपनाना है। दो चीजें हमें फॉलो करनी है, आपको आंसर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कहोगे सर चार ऑप्शन आते हैं, दो तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन दो में आके अटक जाते हैं, ये होगा कि ये होगा। तो 90% केसेस में ये होता है कि अपन जब सही पहला जब सही सोचते हैं वही सही होता है, उसके बाद जैसे ऑप्शन चेंज करते हैं कहानी पूरी बदल जाती है बेटा। इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि जब भी चीज पढ़े उसको कॉन्सेप्टुअली, या पर अपन कहें उसको बेसिक नॉलेज के आधार पर उसको अपन सही डिसाइड करें। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका। लेकिन मान लो कि अगर अपन ने ऐसे ही अंधाधुंध काम किया, जैसे ये क्या होता है ना, इसमें बहुत भयंकर तरीके का कंफ्यूजन आ गया अधिकतर बच्चों में। ईटीएस, अब अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता ईटीएस क्या होता है, लेकिन बात करेंगे का संबंध कितने एटीपी से होता है। अब मैंने समझाने के लिए यहाँ पर डाल दिया कि ईटीएस का जो भाग है वो एक तरीके से श्वसन से संबंधित है, रेस्पिरेशन से संबंधित है ना। तो ईटीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहां पाया जाता है, ये मध्य में पाया जाता है, मध्य में। किसके मध्य में पाया जाता है रे, तो देखो ग्लाइकोलाइसिस और जो क्रेब्स साइकिल होती है, इन दोनों के बीच में होता है। कौन होता है, एटीएस। तो देखो 36 की 8 की 6 की 2 कौन सी एटीपी होगी, चेक करते हैं। देखो इसके अंदर बनती है बेटा जी 2 एटीपी, बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं। ईटीएस में बनती है 6 एटीपी और इसमें बनती है 30 एटीपी। टोटल करो कितने हो गए, टोटल किया 2 + 6 + 30 = 38।
मतलब श्वसन में 38 एटीपी बनती है बेटा जी, है ना, जिनमें से 4 बनती है, 2 खर्च हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने सीधा ही हिसाब से लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसी को मैं ईटीएस बोलता हूं बेटा जी, याद रखिएगा। तो ईटीएस में कितने का संबंध होता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद में, ये तो आंसर क्या आएगा, 6 एटीपी। 8 एटीपी सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए था कि 6 और 2 के हिसाब से। क्लियर हो गया ना, एक ही क्वेश्चन से 5-6 बातें क्लियर हो गई। ईटीएस कहां पाया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्य में पाया जाता है। ये अवायवीय श्वसन में होता है और ये किस में होता है, वायवीय श्वसन में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। मैंने बाकायदा आपको वीडियोस के अंदर बताया है, मैंने खुद के यूट्यूब चैनल पर भी बताया है, यहां पर भी आपको बता रहा हूं। देखो इस चीज को समझिएगा, आप सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको कि आज के टाइम में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो ना तो आप प्राइवेट सेक्टर में कमा के खा सकते हो, ना आप गवर्नमेंट सेक्टर में कमा के खा सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट में आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आपसे एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उस हिसाब से अपना नॉलेज बढ़ाइए। जिस दिन नॉलेज बढ़ेगा आपके सिलेक्शन की श्योरिटी भी बढ़ जाएगी। भ्रमित नहीं होना आपको, मैं ज़्यादा बहस भी नहीं करता, बस सीधा सा बताता हूँ लोगों को। पिछले वीडियो में हो सकता है मेरे मुंह से दोस्तों वर्ड दोस्त बेटा नाम निकला था, क्योंकि एक टीचर है, टीचर का नाम है, तो एक उम्र नहीं होती उसकी कोई, वो एक आपको ज्ञान दे रहा होता है, आपको एक कह सकते हैं आपको सक्सेस होने में एक आपका बैसाखी बन रहा होता है, तो बेटा बोल दे तो कोई गलत नहीं है। समझ में आ रही है। हमने ऐसे भी टीचरों से पढ़ा होगा जो हमसे उम्र में कम है, उम्र से बड़े ज़्यादा भी हैं, तो वो बेटा बोल देते हैं, कोई गलत नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन जिसको जैसा सही लगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो ये कैसे आया, कहाँ होता है, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो बस एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, इस बार से 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी लागू हो गई है। पिछले साल 10th और 12th के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चल रही थी, तो ध्यान रहे दोनों किताबों को अपन को पढ़ते चलना है। जो मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूँ दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग, आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों के आधार पर डाल रहा हूँ। आप लोगों का सर्वांगीण नॉलेज बढ़े, टोटल विकास हो नॉलेज का आपका, ये हम चाहते हैं बेटा। देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, वायु प्रदूषण नियंत्रण में सर्वाधिक प्रचलित प्रक्रिया है, मतलब प्रक्रम है, प्रोसीजर है, विधि है। तो वायु प्रदूषण को उपचारित करने में या उसको कंट्रोल करने में या उसके अंदर एनर्जी कमी करने के अंदर इनमें से कौन सी विधि काम में आती है। तो अवशोषण जो होता है उसके अंदर आपको बेटा पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, देखिए अवशोषण की, अवशोषण संघनन, संघनन का मतलब होता है एक तरीके से जम जाना, जमाना किसी चीज को हवा में पॉसिबल नहीं है। अवशोषण, अवशोषण के 2 सतह होनी चाहिए और उन सतहों के बीच में आपको पता है ना जी क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अधिशोषण क्या होता है, किसी सतह द्वारा किसी पदार्थ को अवशोषित करके वहां पर एक परतनुमा भाग बन जाता है, दैट इज द एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, उसके अंदर आगे विसरण हो या नहीं हो ये श्योर नहीं है, लेकिन विसरण का भाग एक बार जरूर हो जाता है। तो सतह तक ही हो वह अधिशोषण होता है बेटा उसका। समझ में आ गया। तो यहां पर इसका इफेक्टिव आंसर क्या होगा, अधिशोषण। इसके अंदर ना जी जितनी भी परतें होती है वहां तक हो सकता है, लेकिन एक ऊपरी परत में ही 90% चांस ज्यादा होते हैं बेटा किसी घटक के प्रवेश करने के या उसके अंदर अवशोषण होने के। तो मिट्टी के अंदर जैसे पानी डाल दिया है, तेल डाल दिया है, वो अधिशोषण रूप है उसका। अभी देखा होगा कि बारिश होती है तो जो लकड़ी के गेट होते हैं उनको बंद करते हैं तो बंद नहीं होते, उनके अंदर वो अधिशोषण की घटना होती है। तो आप लोग इन चीजों को पढ़िएगा कि 90% में पादपों के अंदर जो प्रोसेस होता है उनके अंदर है ना जी, जो अजीब से क्वेश्चन बनते हैं वो अधिशोषण के, सामान्य जो क्वेश्चन बनते हैं वो अवशोषण के हैं। ठीक है ना, बहुत इजी सा है, बिल्कुल टाइम खराब नहीं कर रहा आपका, जितना इजी और कम समय में आपको समझा सकूं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है बेटा अपने पास, अपन को पढ़ना है बहुत कुछ, कम से कम भी नहीं तो आपको सितंबर में 25 सितंबर तक, मतलब एग्जाम से पहले तक आपका रिवीजन कम से कम 10 बार हो जाना चाहिए। 1 से 2 घंटे आपको रात को सोने से पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने में देना चाहिए कि मेरे को कौन सा टॉपिक कम आता है। ये आपको नहीं पता होता, आपको या तो सारे आते हैं या सारे ही नहीं आते, तो बेटा जी सीधा सा उपाय क्या है, सीधा सा उपाय एक है, सोने से पहले 10-15 क्वेश्चन सोल्व करके सो जाओ,
आइडिया हो जाएगा सुबह उठकर क्या पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? इसलिए हमेशा का रूटीन बना लो कि अपने आप को परख के सो जाओ। हम टीचर्स भी बेटा 10-15 मिनट पढ़ते ही हैं जब भी खाली रहते हैं, ठीक है ना। एक आपके फोन में बुक्स होनी चाहिए, जहां कहीं भी अकेले बैठे हो, कोई दोस्त नहीं मिल रहा, अकेले बोर हो रहे हो, अपना फोन ऑन किया और काम स्टार्ट। देखो इसमें इस क्वेश्चन पे भी चलो डिस्कस करते हैं। रबी की फसल नहीं है युग्म में से, तो युग्म का मतलब मैंने जोड़ा बनाया है। अब इसका कोई बहाना नहीं बनाना, इन बहाने को मैं मिटा दूं तो देखो ये सारी क्या हो गई, ये सारी रबी की फसल हो गई। रबी का मतलब रेफो रजाई, रजाई की जरूरत कब पड़ती है, जब सर्दी हो। सर्दी कब होती है, सितंबर से लेके मार्च तक। सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होती है ना, बस तो उस टाइम ये सब लगते हैं, लगते कि नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा तो ज्वार और मक्का। बोलो कितनी अच्छी ट्रिक बताई है, कोई रटने नहीं। अपन ने लगभग बच्चे किसान के बेटे हैं, अपन खेती करने से रिलेटेड है, क्योंकि 70% जो जनसंख्या है इंडिया की वो खेती करती है, तो आइडिया हो गया भाई साहब अपन को। बहस करने की जरूरत नहीं है। सरसों सर्दियों में लगता है ना, चने के खेत में, सरसों के खेत में, बहुत सारी कहानियां सुनी है और आप लोगों ने देखी भी और बनाई भी है ना। तो बायोलॉजी के बच्चों आपको समझाने की जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, तारों में, स्टार्स में चमक देने वाली प्रचुर मात्रा में दो चीजें छुपी है एक चीज के अंदर। तारों में चमक दे रही है, ये पहली बात है, और वो प्रचुर मात्रा में होती है, ये इसकी दूसरी बात है। दोनों बातें एक ही गैस के लिए है। तो भाई साहब कहते हैं ना कि सूरज के ऊपर है ना, सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, तो दैट इज द लार्ज स्टार, वो बड़ा तारा है। अरे भाई तो छोटे तारे की बात कर लो, आंसर क्या जाएगा, हाइड्रोजन पहले नंबर पर, सबसे ज्यादा 80% तक होती है तारों में। ये रखने की जरूरत नहीं है भाई साहब, बस दूसरे नंबर पे ये हो सकता है, अगर हुआ तो चौथे नंबर के अंदर। तीसरे नंबर पे क्या होता है, ऑर्गन वगैरह हो सकती है मेरे भाई। इसलिए लॉजिक फैक्ट हमेशा कंफर्म बनाओ। जैसे केमिस्ट्री में भी बात करते हैं, इनमें कंफ्यूजन आता है बहुत सारा। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि अनाजी जो उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं ना, उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो तुम कहोगे सर हीलियम। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हीलियम ना भाई। हीलियम जो है ना वो सबसे हल्की गैस है देखो, लेकिन ये क्रिया करने में सक्षम होती है ये, इसलिए गुब्बारा फट सकता है ऊपर जाने के बाद, अगर वो ओजोन वगैरह से क्रिया कर ले तो। हीलियम जो होती है ना, ये सबसे हल्की निष्क्रिय गैस है। कौन सी गैस है, निष्क्रिय गैस, जो सबसे हल्की है, वो निष्क्रिय प्रकार की है। गुब्बारों में ये क्यों भरते हैं, क्योंकि ये किसी और गैस से क्रिया नहीं करेगी, तो गुब्बारा जो है ना वो फटेगा नहीं ऊपर जाके रिएक्ट होने से। उसके जो कंटेंट्स होते हैं उनसे वो हो सकता है किसी और गैस के साथ जुड़कर क्रिया कर ले ऊपर, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है, सॉरी प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ ताप कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता है ना एक तरीके से। तो इसीलिए बादल बन जाते हैं बेटा ऊपर। तो एक विज्ञान का एक बहुत बड़ा मतलब पहलू है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए बेटा। मैं आपको सिर्फ बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ, इसलिए लॉजिक सीधा और संट बनाओ बस, ठीक है ना। धमाका ऐसा होना चाहिए कि कोई कान भी बंद करे ना, उसके बाद वो पूछे कितना जोर से हुआ भाई, उसे कहते हैं धमाका। और एक होता है मौका। मौका क्या होता है, जो किसी को लगे हो नहीं सकता उस टाइम कोई कर ले कि हाँ हो गया, ये होता है मौका। समझ में आ गया ना। एक होता है ज्यादा, जो बहुत ज्यादा कोई चीज रखता हो कोई भी, उसके पास ये ज्यादा वो ज्यादा। एक होता है शहजादा, है ना। जो शहजादा कौन होता है यार, ये शहजादा है क्या कोई, है ना, जिसमें सहन करने की क्षमता ज्यादा, शहजादा है ना। तभी तो बड़ा खिलाड़ी बनता है भाई, क्योंकि धैर्य पैसेंस सब चीज एक साथ होनी जरूरी है आदमी के अंदर। सही है, सच के लिए लड़ो लेकिन अच्छे से लड़ो। समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, ये भी कंफ्यूज करेगा, डेफिनेटली कह रहा हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। सर ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो मशीन होती है ना जो अपने हार्ट की वो नापती है, क्या स्पंदन दर नापती है, जानते हो क्या, धड़कनों को ऐसे ऐसे कि वो वेब्स पूरी बंद नहीं हो रहे, नीले में संकुचन हो रहा नहीं हो रहा, आलिंदों में हो रहा नहीं हो रहा, है ना। तो देखो एक तो होती है पी, एक होती है क्यू आर एस, और एक होती है टी। इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स वेव।
है ना। तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये तो हो गए इनके प्रकार। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रकार। एक होती है संख्या, तो 1 + 3 + 1, तो ये कितनी हो गई? 5। तो संख्या जब पूछे तो आंसर आएगा 5 और प्रकार पूछे तब आएगा 3। सीधी सी बात है। क्योंकि देखो अब मैं डायग्रामेटिक आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मान लो कि मैंने ये बना दिया, नीचे की ओर से ले लिया P, फिर ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया और ये T हो गया। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरीके से आप P देखो Q R और S और T, तो P Q R S, तो ये जो Q R S ये जो भाग है इसको बोला जाता है जटिल या संयुक्त तरंगे। तो ये जो तरंगे होती है वो एक ही मानी जाती हैं। अगर ये पूरी नहीं बन रही है या बदलाव हो रही है तो ये भाई साहब जी गलत है। समझ में आ गई? तो यही एक छोटी सी चीज है। अगर यहाँ पर संख्या पूछता तो संख्या के दौरान आंसर होता 5, प्रकार के आधार पर आंसर होता 3। अब समझ गए होंगे आप लोग कि हमें कितनी समझ रखने की जरूरत है बेटा जी छोटी सी चीज के लिए। और ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ के गाली भी निकाली होगी, यार ये कहाँ से डाल दिया ऐसे क्वेश्चंस, कहाँ से आ गए, है ना। हर चीज़ के 2-2 अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस इसीलिए डाले थे। आप पढ़ो, बहुत सारी वैकेंसी है, सेंटर की भी है, स्टेट की भी है, दीजिएगा, देनी भी चाहिए, नॉलेज बढ़ेगा। और इसी नॉलेज बढ़ाने में संस्कृत समृद्धि ऐप आपकी जो है ये पूरी हेल्प कर रही है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ विश्वास बनाए रखें और हम आपके साथ बने हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्कृत समृद्धि क्लासेस में। आज हम आपके मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड में फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन लेकर खड़े हैं यहाँ पर। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधे स्क्रीन की तरफ। और स्क्रीन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 99 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, सावधानी पूर्वक। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो तार के विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा। मान लीजिए आपके पास में कोई चालक तार है और जो भी चालक तार है उसकी लंबाई को आपने दुगना कर दिया, तो चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एक नाम और होता है, पता है आपको, प्रतिरोधकता। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो भी प्रतिरोध है उसका सूत्र होता है R = ρL/A। यहां पर कौन कौन सी चीजें क्या क्या है आपको पता है। यहां पर R है चालक तार का प्रतिरोध, L है चालक तार की लंबाई और A है चालक तार की मोटाई। मोटाई को आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। और यहां पर अगर अपन रो की बात करें तो रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार का। अब देखिए अगर अपने को रो की यानी कि चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देनी है तो आपको पता है कि जब भी अपन परिभाषा देते हैं तो कुछ चीजों को हमेशा एक किया जाता है। अब अगर अपन यहां पर क्या करें कि L को कर दे कितना? 1 मीटर। L को 1 मीटर कर दिया। और अगर अपन A को भी कर दें कितना? 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर अपन ने क्या किया है कि जो चालक तार की लंबाई है, मान लीजिए आपके पास में जो चालक तार है उसकी लंबाई को आपने 1 मीटर कर दिया। और जो चालक तार की मोटाई है, जो भी उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उसको आपने कर दिया 1 मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही मैं L को और A को एक एक करूंगा तो आपके पास में यहां पर क्या बचेगा? आपके पास में बचेगा R = ρ। तो यहां पर आपके पास में प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या आएगी? प्रतिरोधकता की परिभाषा आएगी कि इकाई लंबाई, इकाई का मतलब 1, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वही उसकी क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता। यानी कि प्रतिरोध को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कब कहा जाता है? कि अगर मैं कोई ऐसा चालक तार लूं जिसकी लंबाई हो 1 मीटर और जिसकी मोटाई यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो 1 मीटर स्क्वायर, तो उस चालक तार के प्रतिरोध को प्रतिरोध ना बोलकर क्या बोला जाता है? प्रतिरोधकता। अब देखिए क्वेश्चन पर वापस से लौटते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि चालक तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए,
अब देखिए प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या कहती है कि जो भी आपने चालक तार लिया है उसकी लंबाई फिक्स होनी चाहिए 1 मीटर और उसकी मोटाई यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी फिक्स होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। अब आप जो चालक तार है उसकी लंबाई को और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को जब आप 1 पर निश्चित कर देते हैं जब भी तो चालक तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। अब आपने जो चालक तार लिया है उसकी लंबाई को मोटाई को आप कितना भी बढ़ाएं या कितना भी घटाएं, प्रतिरोधकता की स्थिति में जो भी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हमेशा निश्चित रहेगा। यानी कि अगर आप चालक तार की लंबाई को दुगुना तिगुना कर देंगे या लंबाई की जगह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी दुगुना तिगुना कर देंगे तो भी प्रतिरोधकता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन अगर हम देखें तो यहां पर पहला ऑप्शन है अधिक कम अपरिवर्तित शून्य, तो सही आंसर है आपके सामने सी अपरिवर्तित। यानी कि अगर किसी चालक तार की लंबाई को या मोटाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को घटा बढ़ा भी दिया जाए तो भी उसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा, तो आपके सामने स्क्रीन पर 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु का आकार, ध्यान से देखिएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपसे वस्तु का आकार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु का आकार दर्पण के आकार का कितना होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वस्तु का आकार पूछा गया है ना कि दर्पण का आकार पूछा गया है। अब देखिए अगर अपन इसका आंसर दे, मान लीजिए मेरी लंबाई है 6 फीट, मेरी लंबाई है 6 फीट और मेरे सामने एक दर्पण है समतल दर्पण, उसकी लंबाई है 3 फीट। अब समतल दर्पण सामने लगा हुआ है, मैं उसके बिल्कुल सटके खड़ा हो गया और जब सटके खड़ा हो गया बिल्कुल समतल दर्पण के पास में खड़ा हूं तो मेरा आधा ही प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, क्योंकि समतल दर्पण है 3 फुट का और मैं हूं 6 फुट का। अब अगर मुझे मेरा पूरा प्रतिबिंब बनाना है समतल दर्पण में, तो जो भी समतल दर्पण है उसकी जो ऊंचाई है उसके अगर मैं बराबर दूरी पर चला जाऊं, समतल दर्पण है 3 फीट ऊंचा और अगर मैं 3 फीट दूरी पर चला गया तो मेरा समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब बन जाएगा। और पूर्ण प्रतिबिंब बन जाएगा यानी कि जो भी वस्तु का आकार है वो समतल दर्पण के आकार का कितना होगा, दुगना। तो इसका सही आंसर है दुगना। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है 101 यानी कि 101 नंबर का क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को तरल में गिराने पर, किसी वस्तु को तरल में गिराने पर वस्तु के भार के विपरीत लगने वाला बल क्या कहलाता है। जब भी आप किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोते हैं या गिराते हैं तो वस्तु के भार के विपरीत दिशा में वस्तु के ऊपर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया है। एक चीज का ध्यान में रखिएगा, ये जो तरल है इसको अंग्रेजी में बोला जाता है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, जो भी वस्तु बह सकती है, यानी कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी पदार्थ है और आपने उसके ऊपर भारी बल लगाया और जैसे ही आपने भारी बल लगाया तो उसने बहना शुरू कर दिया, तो जो भी बह सकता है वो तरल कहलाता है, इट इज कॉल्ड फ्लूइड। तो बह कौन कौन सकता है, आपको पता है कि जितनी भी गैसें हैं वो बहती है, जितने भी द्रव हैं वो भी बहते हैं, यानी कि चाहे द्रव हो चाहे गैस हो उनको सम्मिलित रूप से क्या माना जाता है, फ्लूइड यानी कि तरल माना जाता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास में कोई वस्तु है, मान लीजिए मेरे पास में वस्तु है, इसको मैंने किसी तरल में गिराया। अब जैसे ही मैं तरल में गिराऊंगा तो वस्तु के भार के विपरीत दिशा में लगने वाला बल कौन सा है। मान लीजिए यहां पर आपके पास में कोई तरल भरा हुआ है, मान लीजिए पानी है, कोई द्रव है, उसमें मैंने किसी वस्तु को डुबोया। अब आपको पता है जो भी वस्तु का भार होता है वो क्या होता है, उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो भी गुरुत्वाकर्षण बल है उसका सूत्र है mg। तो गुरुत्वाकर्षण बल ये वस्तु को नीचे लेकर जा रहा है, कहां पर, तरल में। अब जैसे ही वस्तु इस तरल में यानी कि इस द्रव में या गैस में गिरेगी तो ये जो तरल है इस वस्तु को बाहर निकालने के लिए यानी कि अपने आप में से बाहर निकालने के लिए एक बल लगाएगा बाहर की तरफ, और ये जो बल है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन बॉयंट फोर्स और हिंदी में ये बल कहलाता है उत्प्लावन बल। और ये जो उत्प्लावन बल है ये वस्तु के भार के विपरीत दिशा में कार्य करता है। और ये उत्प्लावन बल क्या चाहता है कि वस्तु इस द्रव में से या इस गैस में से और सम्मिलित रूप में से इस तरल में से बाहर निकल जाए। अब अगर वस्तु का भार ज्यादा है
तो वस्तु इस द्रव में डूब जाएगी या तरल में डूब जाएगी, और अगर उत्प्लावन बल ज्यादा है तो ये जो वस्तु है इस तरल में से बाहर उछलकर आ जाएगी। तो यानी कि इसका तो आपको आंसर पता लग गया है कि भार के विपरीत दिशा में जो लगने वाला बल है इट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, यानी कि वो बल है उत्प्लावन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब अगर अपन अगला क्वेश्चन देखें तो 102 नंबर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे हम। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके सामने क्वेश्चन, कि आदर्श परिनालिका के भार चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें जो सोलेनॉइड काम में ली गई है, परिनालिका को अंग्रेजी में बोला जाता है सोलेनॉइड, और आदर्श का मतलब क्या, आइडियल। तो आइडियल सोलेनॉइड के आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है, अधिक, कम, शून्य, एक समान। अब सबसे पहले थोड़ा सा परिनालिका को समझते हैं। अब देखिए परिनालिका क्या है। अगर अपन एक चालक तार लें और उसको स्प्रिंग की तरह गोल 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 घुमाकर एक संरचना तैयार कर लें, मान लीजिए मैंने एक चालक तार लिया और उसको स्प्रिंग की तरह गोल गोल घुमाकर एक संरचना तैयार करी। अब ये जो संरचना है, अगर मैं यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दूं और इस बैटरी से इस संरचना में क्या करूं, ये कुंजी लगी हुई है, ये V वोल्ट की बैटरी है, जैसे मैं स्विच को या कुंजी को ऑन करूंगा तो ये जो संरचना बनी हुई है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई I। अब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इस संरचना को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परिनालिका। ये परिनालिका है। परिनालिका क्या है, कुछ नहीं है, आपने कुंडली के रूप में एक चालक तार को घुमाकर मरोड़ रखा है और उसके अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो और विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो तो अब इस संरचना को बोला जाता है परिनालिका। अब परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करती है पता है आपको, परिनालिका व्यवहार करती है चुंबक की तरह। जो भी छड़ चुंबक होता है बिल्कुल उसी की तरह व्यवहार करती है। आपको पता है कि जो भी छड़ चुंबक है उसमें एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ क्या होता है, साउथ पोल। तो परिनालिका में भी जिधर से विद्युत धारा अंदर जा रही है, सामान्यतः आपको ऐसे ध्यान में रखना है, तो जिधर से विद्युत धारा अंदर जा रही है उधर बनता है साउथ पोल और जिधर से विद्युत धारा बाहर निकल रही है उधर बनता है नॉर्थ पोल। तो यहां पर ये जो परिनालिका है ये छड़ चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। अब देखिए होगा क्या, आपको ये पता है कि जो भी छड़ चुंबक है उसमें एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है साउथ पोल। अब छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती है, नॉर्थ पोल में से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है, और छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं साउथ पोल से वापस से जाती है नॉर्थ पोल की तरफ। तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गोल गोल घूमती रहती है और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर परिनालिका में भी चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल छड़ चुंबक की तरह चलती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है परिनालिका के अंदर और नॉर्थ से निकलकर वापस से कहां पर आ जाती है, साउथ की तरफ। अब यानी कि इस परिनालिका के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। अब देखिए थ्योरीज क्या कहती है कि जो भी आदर्श परिनालिका है उसकी जो त्रिज्या है वो बहुत कम होती है, नगण्य होती है, यानी कि पतली होती है बिल्कुल, और उसकी लंबाई होती है अनंत। तो आदर्श परिनालिका के संदर्भ में ये कहा गया है कि जो भी आदर्श परिनालिका है उसकी त्रिज्या तो होगी कम, बहुत कम होगी, और उसकी लंबाई होगी अनंत, यानी कि बहुत ज्यादा लंबी होगी। अब अगर मैं ऐसी आदर्श परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करूं तो इसका एक सिरा यहां पर है तो दूसरा सिरा कहां पर होगा, अनंत पर। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो नॉर्थ पोल में से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर आएंगी साउथ पोल की तरफ, तो वो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो रास्ते में ही लैप्स हो जाएंगी क्योंकि दूसरे चुंबकीय क्षेत्र भी पड़ेंगे जैसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो इस परिनालिका की खुद की चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और पहुंच ही नहीं पाएगी तो आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, शून्य। तो आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा मैंने समझाया भी आपको, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सामान्य परिनालिकाएं होती है उनके बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, किंतु आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम स्क्रीन पर देखें तो आपके सामने 103 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडलीय दाब का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है, यानी कि उस उपकरण को क्या कहते हैं जो वायुमंडलीय दाब को नापता है। कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लैक्टोमीटर। अब देखिए जो लैक्टोमीटर है वो दूध की शुद्धता को नापता है, तो यानी कि ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद में है मैनोमीटर। जो मैनोमीटर है, अगर किसी नली में कोई द्रव बह रहा है, मान लीजिए पानी बह रहा है किसी पाइप में,
तो जो पानी का दाब है या द्रव का दाब है उसको नापा जाता है मैनोमीटर से। हाइड्रोमीटर की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोमीटर किसी भी द्रव के आपेक्षिक घनत्व को नापता है। यहां पर ये जो बैरोमीटर है ये वायुमंडलीय दाब को नापता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए जिस उपकरण को काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। और सबसे पहले वायुमंडलीय दाब का मापन किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था टॉरिसेली। उन्होंने पारे का बैरोमीटर बनाया था, यानी कि जो बैरोमीटर बनाया था उसमें पारा भरा हुआ था। तो यहां पर 103 नंबर के क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बैरोमीटर, यानी कि डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर जो 104 नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस घर्षण बल का मान न्यूनतम होता है। यानी कि घर्षण बल के नाम दिए गए हैं यहां पर, गति घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल। तो इन तीनों घर्षण बलों में से सबसे कम लगने वाला घर्षण बल कौन सा है? आपको पता है घर्षण बल क्या होता है? जब भी दो वस्तुओं की सतह एक दूसरे के संपर्क में आती है, मान लीजिए किसी वस्तु को मैंने किसी सतह पर रखा या मैं किसी सतह पर खड़ा हूं, तो जब भी दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती है तो इन दोनों सतहों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। और ये जो आकर्षण बल है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है इन दोनों सरफेसेस के बीच में, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। इसी को अपन घर्षण बल बोलते हैं। यानी कि दो सतहों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो कहलाता है घर्षण बल। अब दोनों सतहों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है तो दोनों सतह चिपके रहना चाहती है। अब अगर ये एक सतह दूसरी सतह के ऊपर चलना शुरू कर दे, मान लीजिए मैंने बाहर से बल लगा दिया, अब एक सतह दूसरी सतह के ऊपर गति कर रही है। अब जैसे ही सतह चलेगी तो घर्षण बल गति का विरोध करेगा। आपको ध्यान में रखना है घर्षण बल हमेशा क्या करता है? गति का विरोध। और जब गति का विरोध करेगा तो किस किस टाइप का घर्षण बल लग सकता है? मान लीजिए एक सतह पर दूसरी सतह रगड़ते हुए चल रही है तो घर्षण बल लगेगा गति घर्षण बल। मान लीजिए एक सतह के ऊपर दूसरी सतह केवल रखी हुई है तो घर्षण बल लगेगा स्थैतिक घर्षण बल। और अगर मान लीजिए एक सतह के ऊपर दूसरी सतह लुढ़कते हुए आगे बढ़ रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी कि लोटनी घर्षण बल काम करेगा। और यहां पर आपने देखा होगा कि जब भी अपने को किसी भारी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है तो हम उसको रगड़ते हुए नहीं लेकर जाते, उसके नीचे पहिए लगा देते हैं तो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने पहिए लगाए तो अब दोनों सतहों के बीच में लगने लग गया रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी कि लोटनी घर्षण बल। और जो भी लोटनी घर्षण बल है उसका मान सबसे कम होता है। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है सी, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी कि लोटनी घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहां पर 105 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। 105 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, ध्यान से पढ़िएगा, संवेग में परिवर्तन नियत है यानी कि कांस्टेंट है, तथा यदि समय को कम कर दिया जाए तो वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल होगा। तो यानी कि वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल कैसा होगा? घटेगा, बढ़ेगा, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर अपन न्यूटन के संवेग संरक्षण के नियम से बाह्य बल का फार्मूला देखें तो बाह्य बल का फार्मूला है F = डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यहां पर कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं आपको पता है। डेल्टा P क्या है? वस्तु के संवेग में परिवर्तन। अब यहां पर जो संवेग में परिवर्तन है वो तो कांस्टेंट है यानी कि उसको नियत कर दिया है, उसमें तो चेंज होगा ही नहीं। यहां पर जो डेल्टा T है वो समय में परिवर्तन है। अब आप अगर सामने देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी बाह्य बल है वो समय में परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती है, समय में परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती है। अब अगर अपन समय को कम कर दें, यहां पर जैसे ही हम समय को कम करेंगे तो वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल का मान बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि आपके सामने जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वहां पर जो ए ऑप्शन है इट इज द राइट ऑप्शन। यहां पर 105 नंबर के क्वेश्चन को यहीं पर हम छोड़ते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर का क्वेश्चन, ये आपसे पूछ रहा है प्रतिध्वनि यानी कि इको से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये आपसे पूछ रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए, आपको इको सुनने के लिए किसी व्यक्ति की दीवार से न्यूनतम दूरी कितनी होगी। आपने देखा होगी कि कई बार जो खाली कमरे होते हैं या गुफाएं, सुरंग, कुएं वगैरह होते हैं, उनमें जब भी हम बोलते हैं तो हमें हमारी ध्वनि वापस से सुनाई देती है।
और जब हमें हमारी ध्वनि वापस से सुनाई देती है तो इट इज कॉल्ड इको, इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं अपन लोग। अब ये प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देती है कि जैसे ही मैंने कुछ बोला तो मेरे मुंह से ध्वनि तरंग निकली। अब मान लीजिए कि सामने कोई अवरोध है, कोई दीवार वगैरह है, तो मेरी जो ध्वनि है वो दीवार के टकराएगी और वापस लौटेगी परावर्तित होकर। अब जैसे ही मैंने बोला तो मेरी आवाज जो निकली एक तो मेरे कानों तक सीधे पहुंच गई, तो मुझे मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन जो आवाज सामने से यानी कि जो ध्वनि तरंग सामने दीवार से टकराकर लौटी है वो भी सुनाई देगी, यानी कि मुझे मेरी ध्वनि 2 बार सुनाई देगी। और इसी प्रभाव को अपन बोलेंगे प्रतिध्वनि। अब ये जो प्रतिध्वनि है ये अपने को सुनने के लिए जो भी दीवार है वो अपने से कम कितनी दूरी पर होनी चाहिए। अब देखिए इसकी एक कैलकुलेशन होती है। आपको पता है कि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या है आपको पता है, वेग का फार्मूला है वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। अब अगर अपन यहां से कैलकुलेशन करें, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है दूरी कि कितनी दूरी होगी, तो वेग बराबर है दूरी बटा समय। अगर मैं समय को इधर लेकर जाऊं तो आपके पास में जो भी दूरी है उसका फार्मूला आ जाएगा वेग गुणा क्या, समय। अब देखिए यहां पर है क्या कि जब जैसे ही मैंने बोला तो मेरे मुंह से जो ध्वनि तरंग निकली, सामने एक दीवार है तो दीवार की तरफ गई और वापस आई, तो जितनी दूरी जाने में लगी उतनी ही दूरी वापस आने में लगी, यानी कि जो भी दूरी है वो हो जाएगी डबल। तो दूरी को कर देता हूं डबल। अब अगर मैं इस 2 को नीचे की तरफ लेकर जाऊं तो दूरी इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा वेग गुणा समय अपॉन हो जाएगा 2, यानी कि 2 का नीचे आपको भाग देना है। अब आपको पता है कि जो भी ध्वनि तरंगे हैं उनका वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर लिखा मैंने कितना, 332 गुणा। अब ये समय कौन सा है, जब मुझे मेरी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है तो जो मेरे मुंह से निकलकर सीधे मेरे कानों तक मेरी मूल ध्वनि पहुंची थी उसके बाद में प्रतिध्वनि आनी चाहिए। और मूल ध्वनि का जो प्रभाव है वो दिमाग में रहता है 1/10 सेकंड तक, यानी कि 0.1 सेकंड तक रहता है। यानी कि जो आवाज वापस से दीवार से टकराकर आ रही है वो 0.1 सेकंड के बाद में आनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो समय है वो है 0.1 सेकंड और नीचे आपने 2 का भाग दे रखा है। तो अपन यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं डिस्टेंस की। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, आप करके देख लीजिएगा, समय का अभाव है तो कैलकुलेशन पूरी नहीं करूँगा। तो कैलकुलेशन पूरी करने के बाद में मेरे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 16.6 मीटर, यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है इट इज द राइट ऑप्शन। तो यहां पर इस क्वेश्चन के साथ में फिजिक्स से रिलेटेड अपन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। कल इसी टाइम पर इसी क्लास में पुनः मिलेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वायरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कल तक के लिए आप विदा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप। पिछले टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं आपको। केमिस्ट्री के अंदर जो प्रश्न था, एक ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला था। उस ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले में बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पर सोडियम लिख दिया था। आप उसको CaOCl2 माने, सोडियम आपको नहीं माना, वो बाय मिस्टेक लिखा गया था। अब हम आज के टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न नंबर 107 है वो देखो क्या है कि पेट्रोल का परिष्करण निम्न विधि से होता है। ठीक है, आपको 4 विधियां दी है। भंजन आसवन विधि दी हुई है, वर्ण लेखनी विधि दी हुई है, आसवन विधि दी हुई है और प्रभावी आसवन विधि दी हुई है। तो कौन से मेथड से करते हैं इसका जो पेट्रोल है उसका परिष्करण किस विधि से करते हैं, प्रभावी आसवन से करते हैं। देखो क्यों करते हैं प्रभावी आसवन से, इसका इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, प्रभावी आसवन होगा। देखो क्यों होगा, क्योंकि भंजन आसवन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल होता है उसको हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, जिससे जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली जो भंजन आसवन है वो कोयले के लिए किया जाता है, उससे हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करने पे क्या हो जाएगा, उससे कोल गैस है वो भी निकलेगी, अमोनिया भी निकलेगा, कोलतार भी निकलेगा। इस तरीके से वहां पर तो भंजन आसवन है वो कोयले के लिए यूज लिया जाता है, उसकी जो नमी होती है उसको दूर करने के लिए भी यूज लिया जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं होगा। वर्ण लेखनी क्रोमेटोग्राफी जिसको बोलते हैं, इसको भी नहीं लेते हैं। ये विधि वहां पर लेते हैं जहां पर पोलैरिटी डिफरेंस हो, मतलब जो भी हम कंपाउंड लेते हैं उनका अलग अलग पोलैरिटी हो। ठीक है, ध्रुवता उनकी अलग अलग हो, इसको भी नहीं लेते हैं। अब देखो 2 मेथड है, एक आसवन है और एक प्रभावी आसवन है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है वो उन
जो लिक्विड्स होते हैं उनके मिक्सचर को अलग करने के लिए लेते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस हो। अब होता क्या है कि जो क्रूड ऑयल होता है, जिसके अंदर पेट्रोल भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर डीजल भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर केरोसिन भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर और कुछ भी प्रेजेंट है, तो उनमें क्या होता है कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनमें बहुत कम डिफरेंस होता है। जैसे पेट्रोल में, डीजल में और केरोसिन के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर बहुत कम डिफरेंस होता है, वहां पर जो मेथड यूज लिया जाता है उनको अलग करने के लिए वो प्रभावी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है, उसको यूज लिया जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? आसवन में और प्रभावी आसवन में दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके बीच में जो मिक्सचर होते हैं, लिक्विड मिले होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में। इस वजह से हम वहां पर आसवन मेथड है वो यूज ले सकते हैं। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस है, जैसे पेट्रोल में, अगर डीजल में और केरोसिन में बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस है, तो उसके लिए क्या मेथड यूज लेते हैं? प्रभावी आसवन मेथड यूज लेते हैं। तो पेट्रोल के लिए कौन सा होगा आंसर? क्या होगा? डी होगा। ये तीन जो होंगे ये मेथड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पहले का आंसर डी हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है कि अधातु ऑक्साइड है। देखो, आपने जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में मेटल भी होती है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉन मेटल भी होती है। ठीक है, ये जो आपने केमिस्ट्री के अंदर जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, इसके अंदर ब्लॉक होते हैं अलग अलग। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ये जो इधर की तरफ जो मेटल होती है, इनकी जो नेचर होती है वो मेटल्स होती है। ठीक है, इधर जो पी ब्लॉक होता है, इसकी तरफ जो मेटल्स होती है नॉर्मली ऊपर वाली, इनकी जो नेचर होती है वो क्या होती है? ये नॉन मेटल होती है, अधातु होती है। इधर क्या, जैसे सोडियम है, सोडियम क्या है? एक धातु है। अब सोडियम इधर की तरफ इधर है तो एक धातु है। तो क्या कह रहा है कि अधातु का ऑक्साइड। देखो, आपने एसिडिक रेन का नाम सुना हुआ है। एसिडिक रेन क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से एसिडिक रेन होते हैं। अब क्या हो जाएगा वहां पर? इसका मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन और सल्फर वो किस तरफ आते हैं? ये इस तरफ आते हैं। पी ब्लॉक है, इस तरफ आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? इसका मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्साइड क्या हो गया? एसिडिक रेन हो रही है। इसका मतलब उनकी नेचर कैसी होगी? एसिडिक नेचर हो गई। तो जो इधर की तरफ यानी जो मेटल्स होते हैं, उनके मेटल्स की जो ऑक्साइड होते हैं, उनकी जो नेचर होती है वो होती है, ध्यान रखना, क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय। लेकिन जो नॉन मेटल होती है या अधातु होती है, उनके जो ऑक्साइड होती है, उनकी नेचर होती है वो होती है अम्लीय। कौन सी नेचर होती है? अम्लीय। तो पहली, इनकी क्षारीय नेचर नहीं होगी, क्योंकि क्षारीय नेचर होती है वो मेटल यानी धातु के ऑक्साइड की होती है। और पूछा क्या गया है? अधातु के ऑक्साइड का पूछा है। तो क्या होगी? इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? अम्लीय। अधातु ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? अम्लीय। अब क्या कह रहा है यहां पर? उभयधर्मी। उभयधर्मी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी नेचर जो होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। उदासीन, न्यूट्रल भी नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा इस प्रश्न को जो समझ सकते हैं ना वो एसिडिक रेन, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, इसीलिए मैं इस एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो उदासीन जो है वो भी नहीं होती है। तो अधातु के ऑक्साइड यानी इस तरफ जो यहां पर जो एस ब्लॉक है, यहां पर पी ब्लॉक है, यहां पर क्या होते हैं? डी ब्लॉक होते हैं। तो इधर के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, इनकी नेचर, इनके ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो क्या होती है? अम्लीय नेचर होती है। इधर की तरफ क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो समझ में आ गया क्यों हुआ ये वाला? ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, अधातु ऑक्साइड हो गया। आगे है कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। आपने 8th क्लास से ये चीज पढ़ते आ रहे हो, परमाणु क्रमांक, है ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो भी, इनका परमाणु क्रमांक एक निश्चित होता है। ये किसके बराबर होता है? देखो, आपने आइसोटोप भी पढ़े हैं, ठीक है ना? आपने आइसोटोप भी पढ़ा होगा, है ना? उसके अंदर आपको पता है कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, ठीक है, प्रोटॉन की अलग होती है, कई चीजें आपने पढ़ी है वहां पर। तो लेकिन परमाणु क्रमांक है किसी भी जो एलिमेंट होता है या जो तत्व होता है, उसके अंदर उसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फिर तो डबल हो गया,
मान लो हाइड्रोजन है, एक उसमें प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो गया। 2 थोड़ा होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, कितना होता है? हाइड्रोजन सबसे पहले आता है कि नहीं आता है? तो इसका मतलब हो गया, क्या ये हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। ये वाला जो है ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता। ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये भी फिर ज्यादा आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या करें? प्रोटॉन की संख्या, बिल्कुल सही है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके परमाणु क्रमांक का वही मान होता है। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन है वो चेंज भी हो सकते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, कौन सी? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। बात समझ में आ गया? कौन सा होगा? प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है कि जंग लगना एक प्रक्रिया है। जंग लगना, लोहे का आपने सबने देखा है, लोहे को अगर आप, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अगर बाहर आप पड़ा रहने दोगे तो क्या लगने लग जाएगा? उसके ऊपर जंग लगने लग जाएगा। आपने सोडियम देखा होगा, ठीक है, सोडियम है, उसको केरोसिन में रखा जाता है, उसको बाहर निकाल दो आप, उसके जंग लगेगा नहीं, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। इसी तरीके से होता क्या है कि जो जंग लगना है या जो कोरोजन प्रक्रिया है, ठीक है, ये क्या प्रक्रिया है? कोरोजन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो लोहा होता है उस लोहे के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्या हो जाता है उसके ऊपर? ऑक्साइड, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आ रहा है, वो नमी के संपर्क में आ रहा है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी? एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। उस ऑक्साइड की लेयर को बनना ही हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जंग लगना एक प्रक्रिया है, ऑक्साइड की लेयर बन गई, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया उसके ऊपर, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है ऑक्सीजन का जुड़ना? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां जंग लगने की जो प्रक्रिया है, उस जंग लगने की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो पहला जो है अपचयन अभिक्रिया नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्साइड की लेयर बनती है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए क्या हुआ उसका? ऑक्सीकरण। विस्थापन, इसका मतलब क्या हो गया? एक आ रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है? उसको हटा रहा है, विस्थापन कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है इस जंग लगने की प्रक्रिया के अंदर। द्विविस्थापन, कोई 2 आ रहे हैं और 2 को विस्थापित कर रहे हैं, नहीं, ऐसा भी कोई प्रक्रिया नहीं होती है इसके अंदर। जंग लगना का मतलब क्या हो गया? ऑक्साइड की लेयर का बन जाना, इसका मतलब ऑक्सीकरण। तो जंग लगना एक प्रक्रिया है, वो क्या है? एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। और इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो लोहे का हम समझ सकते हैं, क्योंकि सबका आपका ये जो है देखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे, एक तरीके का ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसको बहुत डिटेल्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है कि प्रोड्यूसर गैस है। देखो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको अगर याद है ना तो उनका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर गैस है, अगर हम बात करें यहां पर प्रोड्यूसर जो गैस होती है, वो प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? प्रोड्यूसर गैस है वो कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और जो नाइट्रोजन का मिश्रण होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं इसको? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिश्रण नहीं, इसको भी नहीं बोलते हैं, नॉर्मली इसको वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी इसका आंसर नहीं हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड और H2 का मिश्रण नहीं, ये भी नहीं हुआ इसका। CO प्लस Cl2 का मिश्रण नहीं, ये भी नहीं हुआ। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन होनी चाहिए, N2 होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जो N2 का मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गैस कहलाता है, ठीक है। चले आगे हम। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है कि ईंधनों के 112 नंबर है, ईंधनों के ऊष्मीय मान को किस मात्रक से व्यक्त करते हैं? सबसे यहां पर पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो ऊष्मीय मात्रक है यहां पर, इसका क्या मतलब है। यहां पर जो ये बोला है, एक चीज बोला है, एक वर्ड जो बोला है इन्होंने, वो क्या बोला है कि ऊष्मीय मान। ये ऊष्मीय मान क्या होता है? देखो ईंधन के बारे में बात आ रही है। ईंधन का मतलब क्या हो गया? ईंधन का मतलब हो गया कोयला भी हो गया, ईंधन का मतलब क्या हो गया? केरोसिन हो गया, ईंधन का मतलब क्या हो गया? जो आप नॉर्मल घरों में LPG सिलेंडर यूज लेते हैं वो भी हो गया,
ठीक है। तो ये क्या करें, उनका उसमें मान है किस मात्रक में व्यक्त करते हैं। उसमें मान का मतलब वो होता है कि किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम, ध्यान रखना वर्ड बोल रहा हूं किलोग्राम, इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम जलाने पर उससे कितनी ऊष्मा मिलती है या कितनी एनर्जी मिलती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है उसका ऊष्मीय मान। किसी भी ईंधन को 1 किलो जलाने पर उससे कितना ऊष्मा मिलती है या एनर्जी मिलती है, वो क्या कहलाता है, उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया, पर किलोग्राम वर्ड आ गया यहां पर। इसका मतलब क्या हो गया, ग्राम वाली जो चीज है यहां पर अगर हम बात करें तो कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम नहीं होगा। अब किलो कैलोरी पर किलोग्राम, जूल, क्योंकि किलोग्राम एक है, जूल भी नहीं होगा, ये दो तो नहीं होंगे। अब क्या हो सकता है, या तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम हो सकता है या किलो जूल पर किलोग्राम हो सकता है। जूल होती है वो एक ऐसा यूनिट होती है, कौन सी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है। हमें किसी भी यूनिट को बिल्कुल सेम रखना होता है, और जो किलोग्राम है वो भी एक ऐसा यूनिट है। तो इसका जो आंसर होगा, सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, किलो जूल पर किलोग्राम। कौन सा होगा, किलो जूल पर किलोग्राम। यूनिट को बिल्कुल सेम रखना है हमें। यहां पर जो किलो कैलोरी, कैलोरी आ गया, यहां पर जो एनर्जी होती है उसकी जो यूनिट होती है बिल्कुल कैलोरी भी होती है और जूल भी है। यहां पर हमें यूनिट को सेम रखना है, तो कौन सी होगी, किलो जूल पर किलोग्राम इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने जो इसकी जो डेफिनेशन बोली है ना, आप उसके ऊपर जाओ कि किसी भी ईंधन को 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर उससे कितनी एनर्जी मिलती है, वो उसका क्या कहलाता है, उसमें मान कहलाता है। तो बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं, किलो जूल पर किलोग्राम इसकी यूनिट होगी। ओके, इसका मात्रक होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक है। क्या कहला है कि यौगिक कौन सा है इनमें से, शहद प्लस नमक यौगिक है, दूध प्लस पानी नमक है, शाही प्लस पानी है, पानी प्लस साबुन है। अगर हमें यहां पर एक यौगिक की डेफिनेशन अगर समझ में आ जाए तो शायद हम इस आंसर को दे सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी प्रश्न पूछा जाता है ना उसके बारे में थोड़ा सा आपको प्रश्न के ऊपर अगर गौर करोगे आप, तो कुछ ऐसे आंसर होते हैं जो कट जाते हैं। ठीक है, तो देखो पूछा क्या कि युग्म कौन सा यौगिक है। अब आपको यौगिक कंपाउंड की डेफिनेशन आनी चाहिए। कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके एक पूरा वहां पे कोई ना कोई किसी ना किसी बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। वो ये बंध हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है ये आयनिक बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, कोई सा भी बॉन्ड होना चाहिए उनके बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं उसको हम। ये डेफिनेशन होती है। अब देखो होता क्या है, शहद प्लस नमक, अगर आप इनको मिला दोगे, शहद को और नमक मिला दोगे तो शहद अलग है कंपाउंड और नमक अलग है, दोनों के बीच में कोई इस तरह का बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब कोई इस तरह का एक नहीं होंगे ये वाले। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका आंसर नहीं है। दूध प्लस पानी खूब मिलाते हो आप, दूध प्लस पानी को मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो। अब क्या होता है कि अगर इसके अंदर आप सपोज करो उसके अंदर आप नींबू डाल दोगे, क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। दोनों को अलग कर सकते हैं। यहां पर दूध के अंदर जो भी प्रोटीन्स वगैरह है वो और पानी, यहां पर सारा का सारा एक कोई कंपाउंड नहीं बनता है इनसे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ। शाही प्लस पानी, बिल्कुल उसमें पानी पहले से ही होता है इंक के अंदर, तो क्या दोनों एक कंपाउंड है, नहीं है। पानी प्लस साबुन, देखो साबुन है बहुत, इसका जो एग्जाम्पल है वो पानी प्लस साबुन, ये इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा आप समझो, देखो जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके सॉल्टी तो होता है ये वाला। अब इसके अंदर क्या होता है, साबुन के अंदर एक तो जो पार्ट होता है वो हेड पार्ट होता है, एक जो पार्ट होता है वो हेड पार्ट होता है, और जो एक पार्ट होता है वो टेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, टेल पार्ट होता है। ठीक है, यहां पर जो टेल पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से दूर भागता है, और जो हेड पार्ट है ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी पानी के पास में आता है। देखो पानी में अगर तेल गिर जाए, फॉर एग्जांपल कोई सा भी तेल है, क्या होता है वो उसकी सरफेस के ऊपर तैरने लगता है कि नहीं लगता है। हमारे कपड़ों पे अगर मान लो तेल लग जाए, है ना, कोई और चीज मेल लग जाता है, तो क्या होता है, ये आखिर कैसे साबुन है वो साफ करता है। तो होता क्या है कि जो भी आपका यहां पर मेल है या जो भी है उसमें क्या हो जाएगा, ये साबुन है ये इस तरीके से यहां पर, ये इस तरीके से, यानी जो टेल वाला पार्ट है इसका, कौन सा पार्ट है, जो टेल वाला पार्ट है वो इसके अंदर धंस जाएगा।
ओके। और ये जो वाला पार्ट है यहां पर, ये सोल्ट, फैटी एसिड्स होते हैं, उनके सोल्ट होते हैं, ये साबुन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाटर के साथ में ये क्या बना लेगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा यहां पर, इसके साथ में कोई ना कोई फोर्स के द्वारा ये इसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा यहां पर। तो कंप्लीट एक तरीके का ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, पानी प्लस साबुन है वो। यानी ये तो हाइड्रोफिलिक होगा, यानी जल स्नेही होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया, जल स्नेही, जल के साथ में उसके साथ में क्रिया करने वाला हो गया। और ये क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक, मतलब ये जल विरोधी हो गया, जल से दूर भागेगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो टेल पार्ट होता है ना, ये नॉन पोलर पार्ट होता है ये वाला, और ये जो पार्ट होता है पोलर होता है। पानी एक पोलर है, तो पोलर के बीच में इंटरेक्शंस होती है यहां पर, इसलिए जो कंपाउंड की तरह काम करेगा वो कौन सा करेगा, पानी प्लस साबुन कंपाउंड की तरह काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गई, ये बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है, जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है ना, उसके प्रमुख घटक है, उसमें एक तो कैल्शियम होना चाहिए, एक उसमें सिलिकॉन होना चाहिए, और एक उसके अंदर क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसकी बिल्कुल खास बात है, इसके अंदर ये वाले होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, उसके अंदर एक तो क्या होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, सिलिकॉन होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम होना चाहिए। अब देखो जहां पर अगर हम बात करें, पहले ऑप्शन सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसको मैग्नीशियम मानना, ठीक है, मैग्नीशियम है ना। यहां पर ये मैग्नीशियम है, ये नहीं होता है, ये नहीं होगा तो पूरा ये ऑप्शन ही गलत हो गया। दूसरा क्या, लाइम, देखो लाइम के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये हो सकता है। सिलिका मतलब सिलिका के अंदर सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। लेकिन आयरन ऑक्साइड नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया, ये नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, लाइम ठीक है, सिलिका ठीक है, आयरन ऑक्साइड यहां पर ये सेम, दोनों के दोनों एक तरीके से सेम ही ऑप्शन हो गए ये वाले बाय मिस्टेक, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट है लाइम का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम, सिलिका ठीक है, सिलिका का मतलब सिलिकॉन, और एल्यूमिना का मतलब क्या होगा, एल्यूमिनियम। ये आपको पता होना चाहिए। पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर ये तीनों घटक होते हैं, कैल्शियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कौन सा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है क्या कि कोयले का शुद्धतम रूप है, ये आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। कोयले के कई रूप होते हैं, पिट भी होता है, लिग्नाइट भी होता है, बिटुमेन्स कोयल्स भी होता है, एंथ्रेसाइट कोयला भी होता है। सबसे कोयले का जो शुद्ध रूप होता है, आपने पढ़ा भी होगा, 10th क्लास से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता भी होगा। ठीक है, कौन सा होता है, जो एंथ्रेसाइट होता है वो कोयले का सबसे शुद्धतम रूप होता है। कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है वो कोयले का सबसे शुद्धतम रूप होता है। इसका मतलब क्या हो गया, पिट भी नहीं होगा, लिग्नाइट भी नहीं होगा और बिटुमेन्स भी नहीं होगा। कौन सा होगा, एंथ्रेसाइट, कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, ओके। तो ये आपके सारे केमिस्ट्री के जो प्रश्न है उनका सॉल्यूशन हो गया। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आज हम गणित एवं विज्ञान संबंधी शिक्षण विधियां से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपने मॉडल 2 में किए हैं। कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, इस पर आओ चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रश्न नंबर 136 से कि प्राथमिक विद्यालयों में, यहाँ बात करें कक्षा 1 से 8 तक की, प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्राथमिक कक्षाएं जो हैं, कक्षा 1 से 8 तक जो विद्यालय हैं वहां पर अगर विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाया गया है तो विज्ञान संग्रहालय बनाने का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है उसकी अपन चर्चा करें। ऑप्शन आपके सामने, टी, विज्ञान संग्रहालय इसलिए बनाए जाते हैं कि विज्ञान अध्यापन में धन की बचत होती है, इसलिए विज्ञान संग्रहालय बनाया जाता है। सेकंड है, विद्यार्थियों में अवलोकन एवं संग्रह करने की आदत डालने के लिए विज्ञान संग्रहालय बनाया जाता है। तीसरा है, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए विज्ञान संग्रहालय बनाया जाता है। और चौथा है, पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के
अवसर देने हेतु विज्ञान संग्रहालय बनाए जाते हैं। साथियों, यहाँ प्रश्न विज्ञान संग्रहालय से संबंधित पूछा है। विज्ञान संग्रहालय में जहाँ विद्यार्थी ने कुछ चीज बनाई तो उसको वो व्यवस्थित ढंग से रख सके और दूसरे साथी उसको देख सके, समझ सके और वो भी दूसरा साथी भी उस चीज को बनाने का प्रयास कर सके। तो यहाँ विज्ञान संग्रहालय बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य देखें तो वो होता है विद्यार्थी में अवलोकन एवं संग्रह करने की आदत डालना, कि विद्यार्थी कितना उस ढंग से अपने आंखों से, कान से सुन सके, देख सके और सुन सके, वो अवलोकन करके क्या वह भी संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। उसके लिए विद्यालयों में विज्ञान संग्रहालय बनाए जाते हैं। तो इसका वास्तविक आंसर आता है हमारा बी, कि विद्यार्थियों में अवलोकन एवं संग्रह करने की आदत डालने के लिए विद्यालयों में विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की जाती है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विद्यार्थी पत्थर को निर्जीव, बहुत अच्छा प्रश्न है, उद्देश्य संबंधी प्रश्न है। विद्यार्थी पत्थर को निर्जीव और बंदर को सजीव, बिल्कुल सही है, दोनों चीज सही है, बतलाता है। इससे उसमें किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है कि विद्यार्थी ने पत्थर को निर्जीव कहा और एक बंदर फुदकते बंदर को उसने सजीव कहा। तो यहाँ उसने विद्यार्थी ने दोनों के बीच में क्या करी? तुलना करी। क्या करी? तुलना करी। तो यहाँ तुलना करना किस उद्देश्य को दर्शाता है? जब आपने बीएड करी थी, उस बीएड करते समय आपने विशिष्ट उद्देश्य बनाए थे, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। उनमें से किसी एक उद्देश्य को यहां प्रश्न में डाला गया है कि वह किस उद्देश्य को डाला। दो के बीच में, इन दोनों के बीच में विद्यार्थी ने तुलना बताई है कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। तो तुलना करने की बात हम हमेशा अवबोध से बात करते हैं। अवबोध उद्देश्य को दर्शाए, क्योंकि उद्देश्य अवबोध में ही तो किसी दो के बीच तुलना करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, इस तरह की तथ्य सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ 137 प्रश्न का आंसर हो गया है अवबोधन। अवबोध में विद्यार्थी दो के बीच में तुलना की बात करता है। नेक्स्ट अच्छे से समझिएगा, बड़ा प्रश्न आया है, एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005। प्रश्न कुछ भी कर लो, आपके रीट के एग्जाम में एनसीएफ से संबंधित प्रश्न भले किसी मेथड की पेपर में या साइकोलॉजी की पेपर में कहीं न कहीं छपने वाला है, आपको छोड़ेगा नहीं एनसीएफ। इसलिए समय रहते एनसीएफ का अच्छे से अध्ययन करके जावे। एनसीएफ जो है 2005 ने इस बात पर प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर यूपीएस विद्यालय, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को डेस डेस डेस, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या एनसीएफ पूछ रहा है, विज्ञान शिक्षण को विद्यार्थियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए। कि एनसीएफ कहता है क्या विज्ञान जो किताब है, विज्ञान शिक्षण जो है वह विद्यार्थियों में प्रतियोगी परीक्षा को तैयार करने के लिए शिक्षण कराता है। सेकंड है संवेगात्मक रूप से, इमोशनल रूप से संतुलित बनाने में विद्यार्थियों को सहायता करता है क्या विज्ञान शिक्षण, ये एनसीएफ पूछ रहा है आपसे। संगणना कौशल अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, यह पूछता है एनसीएफ। चौथा है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनात्मक उपागम का अनुसरण करना सिखाता है। एनसीएफ भी पूछ रहा है साथियों, प्रश्न बहुत बड़ा है, ऑप्शन भी बड़े बड़े हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। सीधा सा अर्थ है एनसीएफ ये पूछ रहा है कि क्या विज्ञान शिक्षण उच्च प्राथमिक स्तर पर किस तरीके से शिक्षण कराता है, जिससे विद्यार्थी में किस प्रकार का चीज डेवलप होती है। तो यहाँ विज्ञान शिक्षण जो है विद्यार्थियों प्रति परीक्षा तैयार करने के लिए शिक्षण नहीं कराते हैं। सेकंड है संवेगात्मक रूप से संतुलित बनाने में विद्यार्थियों की सहायता कर। देखो ये सब चीजें राइट है, लेकिन एनसीएफ नहीं माना। एनसीएफ क्या माना है उसकी चर्चा करते हैं। तो दो ऑप्शन तो एनसीएफ इसको नहीं मानता विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के लिए। तीसरा है संगणना कौशल अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, नहीं। यहाँ
एनसीए बात करता है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनात्मक, याद रखना, रचनात्मक उपागम का अनुसरण करने की बात करता है। कौन करता है? एनसीए। तो यहाँ एनसीए जो है 2005 किस पर बल दे रहा है विज्ञान शिक्षण में? कि विषय से संबंधित, सीखने सिखाने से संबंधित रचनात्मक उपागम पर बल देने की बात हमारा एनसीए 2005 करता है। तो इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ आंसर एनसीए के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन वाला राइट हुआ है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, किस शिक्षण सहायक सामग्री से प्रश्न आया, किस शिक्षण सहायक सामग्री से विद्यार्थियों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त होता है? पुनर्बलन, अच्छा काम किया तो पुनर्बलन मिला, खराब काम किया तब भी पुनर्बलन मिला, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन मिलता है। लेकिन यहाँ पुनर्बलन विद्यार्थी को अच्छा काम करने पर किस शिक्षण सामग्री से मिल रहा है? कंप्यूटर से मिलता है, चार्ट से मिलता है, वीडियो से मिलता है, रेडियो से मिलता है या टेलीविजन से मिलता है? सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि का, यहाँ पूछा है उच्च कोटि का पुनर्बलन शिक्षण सामग्री में किसको? विद्यार्थियों को। या उच्च कोटि का अगर पुनर्बलन मिलता है विद्यार्थियों को तो इन 4 शिक्षण सहायक सामग्री में से कंप्यूटर से सबसे ज्यादा उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त होता है। तो 139 प्रश्न का आंसर हो गया कंप्यूटर, जो विद्यार्थियों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक, 2 शिक्षण आपके मूल्यांकन के अंतर्गत साथियों दे रखे हैं। अच्छे से पढ़िएगा, इससे संबंधित प्रश्न कुछ भी कर लो आएगा ही आएगा। ये जो बात मैं कह रहा हूं आपको चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन मैं सच कह रहा हूं यह प्रश्न आने वाले रीट के एग्जाम में आने की 110% संभावना है। उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक शिक्षण से संबंधित प्रश्न। विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? याद रखना, उपचारात्मक शिक्षण में कौन सी विधि नहीं है? ये एक नहीं शब्द ही हमको पकड़ना है और हमने पकड़ लिया कि कौन सी शिक्षण विधि उपचारात्मक शिक्षण में नहीं है। अतिरिक्त कक्षाएं लगाना उपचार शिक्षण की विधि नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। व्यायाम कराना, गोष्ठियां करना या विशिष्ट अभ्यास करना। जब बालक के लिए हमने एक परीक्षा कंडक्ट कराई, परीक्षा आयोजित की और विद्यार्थी उसमें अनुत्तीर्ण रहा, तो अनुत्तीर्ण रहने के लिए वो कमजोर था, अनुत्तीर्ण, उसका पता लगाया किसके माध्यम से? निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से। फिर उसके लिए हम उपचार करेंगे कि हम अपने शिक्षण में सुधार करके बहुत अच्छे से उपचार करके विद्यार्थी को, कमजोर विद्यार्थी को उत्तीर्ण कराना है। तो हम हमेशा अतिरिक्त कक्षा लगाकर उसकी कमजोरी को दूर करेंगे। हम हमेशा गोष्ठियां करेंगे, किसी कंटेंट संबंधी 5-10 बच्चों विद्यार्थियों का समूह बनाकर भी हम गोष्ठियां कर सकते हैं या उसको भाग लेने को कह सकते हैं, वो करेंगे। और अनेक प्रकार के विशिष्ट अभ्यास के द्वारा भी उपचार शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि का उपयोग कर सकते हैं। यहां पूछा कौन सी उपचार शिक्षण की विधि सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो यहां व्यायाम नहीं है, व्यायाम शिक्षण से संबंधित कोई नहीं है। यहां व्यायाम शारीरिक व्यायाम होता है, यहां अभ्यास की बात करता है, यहां गोष्ठों की बात करता है, यहां अतिरिक्त कक्षाओं की बात करता है। विद्यार्थी कमजोर था, अनुत्तीर्ण हुआ, उसका उपचार करने के लिए हम इन 3 साधनों का प्रयोग जरूर करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन व्यायाम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 140 प्रश्न का आंसर हो गया हमारा व्यायाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रयोगशाला विधि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? प्रयोगशाला मेथड से संबंधित प्रश्न आया आपके सामने, कौन सा नहीं है? किसके संबंध में? प्रयोगशाला विधि के संबंध में कौन सा नहीं है? आपके सामने उत्तर है। इस विधि में अध्यापक छात्र मधुर संबंध होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्रयोगशाला विधि जब भी प्रयोगशाला में की जाती है तब विद्यार्थी शिक्षक एकत्र होते हैं और शिक्षक विद्यार्थियों को समझाता है कि किस प्रकार से हमको प्रयोग करना है। विद्यार्थी भी प्रयोग करते हैं और शिक्षक भी करता है और उनके साथ एक मधुर संबंध स्थापित जरूर होते हैं। तो यह तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। इस विधि के द्वारा बालकों में तर्क करने की क्षमता का विकास, बिल्कुल जब भी प्रयोगशाला में प्रयोग कराए जाएंगे उसमें विद्यार्थी कुछ न कुछ तो सोचेगा, तर्क करेगा और शिक्षक 1-2 प्रश्न करता है। तो जैसे ही प्रश्न किया उसने तर्क किया और तर्क
करके उसने तर्क क्षमता का विकास किया। तो ये प्रयोगशाला विधि का ही एक गुण है। फिर यह विधि अन्वेषण करने की प्राकृतिक विधि, बिल्कुल प्रयोगशाला विधि में होता क्या है, खोजित की जाती है, किसी न किसी की खोज की जाएगी। तो यह विधि भी इस प्रयोगशाला विधि का ही एक गुण है कि यहाँ अन्वेषण होता है। चौथा, इस विधि में अल्प आयु के बालक जल्दी सीख जाते हैं। प्रयोगशाला विधि में कहाँ वो छोटे छोटे बच्चे जल्द सीख पाएंगे, यहाँ बड़े बच्चों का काम है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है प्रयोगशाला विधि का कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, तो तथ्य आ गया कि अल्प आयु के बच्चे जल्द सीख जाते हैं। ये इसका सही आंसर नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया कि कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, कि इस विधि में अल्प आयु के बच्चे जल्द सीख जाते हैं, यह गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री श्रव्य एवं दृश्य दोनों है? देखने और सुनने वाली सामग्री कौन सी? रेडियो और टेप, ये दोनों तो हमारी श्रव्य सामग्री है। टेलीविजन और कंप्यूटर यह देखने और सुनने वाली सामग्री है। मानचित्र और ग्लोब ये केवल देखने की सामग्री के। ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर, अब ब्लैक बोर्ड तो देखने की और कंप्यूटर देखने और सुनने दोनों की। तो यहाँ ये नहीं और ये नहीं, यहाँ लेकिन यहाँ कंप्यूटर तो आ गया श्रव्य दृश्य में, लेकिन ब्लैक बोर्ड तो केवल दृश्य का है। तो ये ऑप्शन नहीं होकर हमारा टेलीविजन और कंप्यूटर जो है वो हमारा दृश्य एवं श्रव्य दोनों सामग्री में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इतनी देर हम गणित विज्ञान की बात करते हैं, अब गणित के प्रश्न आ गए हैं गणित मेथड संबंधी। गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना गया, क्योंकि मतलब गणित का ज्ञान समाज के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको गणित का ज्ञान नहीं है तो हर कोई आपको बेवकूफ बना सकता है, नोट गिनने में भी और माल को ऊपर नीचे करने में भी कोई न कोई हेराफेरी व्यक्ति कर सकता है, अगर व्यक्ति को गणित का ज्ञान नहीं है। प्रश्न पूछता है कि गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि गणित शिक्षण व्यावहारिक होता है, बिल्कुल व्यावहारिक होता है। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर ही निर्भर होती है। हर सब्जी बेचने से हम बात करें तब भी हमारी सामाजिक क्रियाएं गणित पर ही निर्भर करती है। व्यवसाय व्यवहारगत भी हमारा गणित पर ही निर्भर करता है। गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। बिल्कुल सभी ऑप्शन राइट है। जय माता दी, डी ऑप्शन हमारा राइट निकला कि ये तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे गणित जो शिक्षण समाज के जीने के लिए आवश्यक माने गए हैं। 143 प्रश्न आंसर हो गया हमारा उपयुक्त सभी। प्रश्न कुछ सरल भी है, कुछ टफ भी है, दोनों ही तरह का। आपके एग्जाम जो आने वाले हैं इसी तरह से आएंगे। सब प्रश्न व्यावहारिक ही है, अपनी सोच पर ही निर्भर करते हैं। तो अपनी सोच पर निर्भर करते ही प्रश्न पढ़िएगा और करिएगा। कक्षा में विद्यार्थियों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? ये आपके लिए प्रश्न है, शिक्षक के लिए प्रश्न, और बहुत जल्द आप शिक्षक बनने वाले, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। यह प्रश्न करता है कि कक्षा में विद्यार्थियों को गणित के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए? गणित के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से कठिन अभ्यास करवाना, इसके लिए होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा देना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, विद्यार्थियों के हल की गई समस्या में अधिक से अधिक कमी निकालना। यहाँ हम देखें तो विद्यार्थियों में कठिन अभ्यास करवाना, इसके लिए ध्यान नहीं देना है, कराना है, लेकिन हमको सर्वश्रेष्ठ निकालने की बात करनी। अगर हम सर्वश्रेष्ठ निकालते हैं तो यहाँ सी और डी थोड़ा थोड़ा हमको लगता है कि दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों की बात करें, सी ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना, नहीं मैं अब गणित के सवालों को हल कर सकता हूं, ये उसके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालो। ए बेटा तेने ये कमी कर दी, ये गलत कर दिया, ये बार बार नहीं कहना, इसको कमी करने के बार बार बताएंगे, ऐसे बताना जरूरी। लेकिन अगर बार बार शिक्षक द्वारा उसको टॉर्चर किया गया तो वो विद्यार्थी डीमोटिवेट हो जाएगा। तो यहाँ हम ये ऑप्शन नहीं लेकर सर्वश्रेष्ठ आंसर हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना की बात करता है। कौन करता है आत्मविश्वास की भावना की बात? जब हम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को गणित विषय के प्रति प्रेरित किया जाएगा, और प्रेरित किया गया 100% विद्यार्थी गणित जैसे कठिन विषय को से डरेगा नहीं और चाहेगा कि नहीं वो अच्छा
सीख सकता है और गणित विषय को लेकर आगे अपना जीवन सुधार सकता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को किसी गणित की चित्र आकृति को दिखाने से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ उद्देश्य नहीं दिया, उद्देश्य के तथ्य दे दिए गए। याद रखिएगा, या क्या दे दिया, उद्देश्य के तथ्य, कि गणित की कोई चित्र दिखा दिया गया, वो चित्र दिखाने के बाद उसने उस चित्र को पहचान लिया, तो वो कौन सा उद्देश्य है, वो उद्देश्य का कौन सा तथ्य। अगर चित्र को देखकर वह पहचानता है तो आकृति पहचान सकेगा, चित्र को देखकर आकृति बना सकेगा, आकृति के विभिन्न माप ले सकेगा, तो आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेगा। यहाँ अगर चित्र को दिखाया, वो चित्र दिखाकर शिक्षक ने पूछा यह किसका चित्र है, सबसे पहले तो शिक्षक यही प्रश्न पूछता है, तो 100% वो चित्र की आकृति को पहचान सकेगा। वो पहचानना ही हमारा ज्ञान उद्देश्य का एक प्रमुख तथ्य कहलाता है। तो किस उद्देश्य को, ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह आकृति को पहचान पा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, गणित शिक्षण के अंतर्गत कौशलात्मक उद्देश्य, या देखो फिर से एक उद्देश्य का प्रश्न, कौशल उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य के विस्तारीकरण का उदाहरण हो सकता है। स्किल डेवलप वाला जो स्किल का जो उद्देश्य है उसका कौन सा उदाहरण हो सकता है। गणना कर सकेगा, गणितीय आकृति बना सकेगा, निष्कर्ष निकाल सकेगा, समस्या समाधान कर सकेगा। कौशल की बात करते हैं तो कुछ न कुछ बनाने की बात करते हैं। अगर यह बनाने की बात करते हैं तो सीधा आंसर है आकृति बना सकेगा। आकृति बनाता है तो उसके अंदर एक स्किल डेवलप हो गई कि उसने, विद्यार्थी ने स्कूल में टीचर ने कुछ पढ़ाया, उस आकृति को घर जाकर उसने प्रकाश से, डी से, चांदे से उसने एक आकृति को बनाया, तो 100% उसके अंदर एक कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005, पहले हमने विज्ञान संबंधित पढ़ा, अब गणित से संबंधित। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे, यहां नई शब्द है कि एनसीएफ 2005 के लक्ष्य के कथन अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे क्या गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं 100%। गणित को दैनिक जीवन के अनुभवों में रूप में देखते हैं। बिल्कुल इससे पहले वाला प्रश्न हमने 2 प्रश्न आगे पहले पढ़ा था, व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन, तो दैनिक जीवन में अनुभव में देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। अर्थपूर्ण समस्या को रखते हैं, उसका हल भी करते हैं। वास्तविक अर्थपूर्ण जो समस्या विद्यार्थी के सामने आती है उसको रखते हैं, उसका हल भी निकालते हैं। और अगला है, गणितीय नियम हल करने की प्रक्रिया को कंठस्थ करते हैं। हमारा एनसीएफ तो कंठस्थ की बात नहीं करता, रटन की का तो खंडन करता है, रटने की बात का तो वो क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है। यहां तो वो करके सीखने की बात करता है ना, किसकी बात है, करके सीखने की बात करता है। तो यहां खंडन किसका करता है, कंठस्थ का खंडन करता है। तो इसमें नहीं होता जहां बच्चे क्या गणितीय नियम तथा हल करने की प्रक्रिया को कंठस्थ करते, यह एनसीएफ नहीं चाहता है। आंसर डी हो गया हमारा सही आंसर। अगला है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। मूल्यांकन किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, किस उद्देश्य की, शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, बालकों को सीखने के उत्तम तरीके बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना और उपयुक्त समय। जय माता दी, आपके सामने आंसर कि मूल्यांकन हमेशा इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जब भी मूल्यांकन करेंगे, शिक्षण की जो व्यू रचना उसका विकास विद्यार्थी में होगा, बालकों के सीखने का उत्तम तरीका आ जाएगा और उपचार शिक्षा पर भी बल हमारा मूल्यांकन देता है। तो 148 प्रश्न का सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी। अच्छे मौज मस्ती के साथ पढ़िएगा। जब भी शिक्षण निधि के प्रश्न करें, आनंद के साथ माइंड को फ्री रख के कीजिएगा, आंसर आपका राइट होने लग जाएगा। यदि आपके लिए, आप शिक्षक बन गए हैं, बहुत जल्द बनने वाले, आपके लिए प्रश्न है, यदि आप कक्षा में कोई छात्र गणित विषय के कई बार उत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह जानने के लिए आप क्या करेंगे। अब तो रट्टा याद हो गया है कि विद्यार्थी किसी विषय के संबंध में या गणित विषय संबंध में कमजोर हैं, उस समय कमजोरी को जानने के लिए आप क्या करेंगे। कमजोरी जानने के लिए हम निदानात्मक कार्य करते हैं। ये थे हमको, अब हमारे कंठस्थ में, कंठ में बैठ गया है कि निदानात्मक कार्य
के तहत ही विद्यार्थी कमजोरी का हम पता लगा सकते हैं। अंतिम प्रश्न 150वां प्रश्न, विद्यार्थी ज्ञान एवं संकल्पनाओं का उपयोग, याद रखना अच्छा प्रश्न, एक शब्द ही आपको कंफ्यूज करा, एक शब्द ही आपको आंसर दे रहा है कि विद्यार्थी ज्ञान एवं संकल्पना का उपयोग अपनी नवीन समस्याओं के हल करने में करता है तो व्यवहारगत उद्देश्य में आएगा। अगर शिक्षक ने कोई चीज पढ़ाई, उसका ज्ञान कराया, उस ज्ञान का उपयोग उसने आने वाली नवीन समस्या को हल करने में किया है तो 100% किस उद्देश्य में आएगा? ये ज्ञानोपयोग में आएगा, ज्ञान अवबोध्य कौशल में नहीं आता है। क्योंकि हम ज्ञानोपयोग को पढ़ चुके हैं बीएड में, कि क्या पढ़ा है हमने बीएड में कि ज्ञानोपयोग कौशल के अंतर्गत ही विद्यार्थी अपनी भावी जीवन में दूसरों को आने वाली परीक्षाओं में अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है। तो ये 150वें प्रश्न का आंसर हो गया हमारा ज्ञानोपयोग। ये थे आपके साथियों सारे प्रश्न जो आपने विज्ञान एवं गणित शिक्षण विधियों से संबंधित किए हैं। तो आशा करता हूं कि आपने सर्वश्रेष्ठ आंसर दिए होंगे, नहीं दिए हो तब भी अब आने वाले समय में आप अपना सकारात्मक माइंड रखकर आने वाले समय के आने वाले जो प्रश्न हैं उनको हल कीजिएगा और राइट करने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी प्रश्न कर रहे हैं ये सब प्रश्न माइनस मार्किंग नहीं है, तुक्के लगावें, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तुक्का लगाने का प्रयास करें। यहां हमने क्या किया कि चारों ऑप्शन देखते हैं और गलत ऑप्शन को पहले आउट करते हैं कि गलत चीज बाहर निकल जाए, फिर हम देखते हैं राइट ऑप्शन, राइट आंसर क्या है और राइट आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये थे हमारे गणित और विज्ञान शिक्षण की शिक्षण विधियों के सारे प्रश्न। धन्यवाद।